is JEE and NEET। ये एग्जाम्स इंडिया के दो सबसे डिफिकल्ट और ऐसे एग्जाम्स माने जाते हैं जिनको क्रैक करने के लिए यू नीड टू शो अप एवरी सिंगल डे। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपियर करते हैं बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज मेक्स इट टू द टॉप। जेई में स्टूडेंट को तभी आना चाहिए जब लाइक ही इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड एंड उसको मैथ्स में बेसिकली इंटरेस्ट है। 10th तक उसने जो पढ़ाई की है उस माइंडसेट से आप 11th में पढ़ाई नहीं कर सकते। एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट। जेई नीट में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही है कि आपको काम तो करना है, भले आपको आता है बट आपको स्पीड में करना पड़ेगा। और उसमें क्या है, वही एक चीज दिक्कत होती है कि बच्चा प्रेशर ही मैनेज नहीं कर पाता है। एवरी ईयर हम देखते हैं कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं उसके नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं बट द सीट्स आर स्टिल लिमिटेड। तो जो एक प्रेशर होता है बच्चे के अंदर वो सिर्फ मार्क्स नहीं होता है, कई बार जैसे जैसे टीचर बोलता जाए स्टार्टिंग में वैसे वैसे स्टार्टिंग में करते जाना है। आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि टीचर ऐसा क्यों कह रहा है। ऑन द स्पॉट अगर इसी चीज पे रुक गए कि नहीं मुझे तो और ज्यादा डेप्थ में जाना है तो चीजें प्रॉब्लम में फंसती है। एनसीईआरटी के बिना हम मूव कर ही नहीं सकते आगे। एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऐसा है। तो एनसीईआरटी जरूरी है। तो हम जब 12th में होते हैं तो बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन साथ में लेकर चलना होता है, तो दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इट इज ऑफन कॉल्ड एज अ रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट, इज दैट ट्रू? सो डू यू थिंक नेक्स्ट ईयर अगर सीबीटी फॉर्मेट आया तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द नीट एस्पिरेंट्स? Hey everyone, welcome back to another episode of Podcast with Vani। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट इज जेईई एंड नीट। ये एग्जाम्स इंडिया के दो सबसे डिफिकल्ट और ऐसे एग्जाम्स माने जाते हैं जिनको क्रैक करने के लिए यू नीड टू गो थ्रू दैट मैराथन, यू नीड टू शो अप एवरी सिंगल डे। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपियर करते हैं बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज मेक्स इट टू द टॉप। सो to know the complete preparation strategy to ace this exams, आज हमारे साथ है expert faculty members of Think Gurus। They will tell us the complete preparation strategy of how to crack these exams, and the results speak for themselves. This year alone, their students have achieved percentiles of 99.91 and 99.84 in JEE, and the NEET students have also been selected into prestigious colleges of India like BJ Medical College and AIMS colleges. So, without any delay, let's try to decode the strategy to ace these exams. So, Fatima ma'am, Priyank sir, Praful sir, Ankit sir, I welcome you all to the podcast. It's my pleasure to have you all here. एंड वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक बिकॉज ये पॉडकास्ट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो जब हम स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं तो 10th के बाद हम इस बेसिस पर बहुत स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि अगर मैथ्स पसंद है तो फिर इंजीनियरिंग के लिए हम एस्पायर कर रहे हैं तो लेट्स गो विद जेईई, एंड इफ वी आर एस्पायरिंग टू बिकम मेडिकल एस्पिरेंट्स जस्ट बिकॉज बायो थोड़ी पसंद आ गई। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? एक जो बेसिक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो साइंस लेना चाहिए, थोड़े कम आते हैं तो कॉमर्स की तरफ जाते हैं। बट आजकल मतलब मेरा ये मानना है 10th के रिजल्ट से 11th-12th पे हम जज नहीं कर सकते। आप लोगों को अगर जैसा आपने बोला वो बिल्कुल सही है, अगर आपका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स मैथ्स है तो आपको मैथ्स के लिए जाना चाहिए, और अगर आपका ड्रीम है कि डॉक्टर बनना है तो ही बायो लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी 11th-12th की पढ़ाई बिल्कुल अलग है 10th से। तो अगर 10th तक बच्चे ने जैसा भी परफॉर्म किया है बट अगर 11th-12th में वो 2 years अपने डेडिकेट करता है तो ही और शी कैन इजीली क्लियर जेईई और नीट। राइट। एंड सेकेंड देयर इज दिस थिंग कि जब हम 11th में आते हैं तो देयर इज अ बिग एकेडमिक जंप बिकॉज 10th का कोर्स इज अ लिटिल डिफरेंट एंड देन व्हेन वी कम टू 11th तो वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाता है। तो फॉर जेईई एंड नीट हम अलग से जानना चाहेंगे कि कैसे उससे कोप अप करना चाहिए। तो फर्स्ट मैम नीट के बारे में क्लियर। जैसे 10th में देयर इज अ कॉमन सब्जेक्ट साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्टूडेंट नीट ऑप्ट करता है तो उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं।
तीनों ही सब्जेक्ट का डेप्थ और डायमेंशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डीप हो जाता है। तो बेसिकली पॉइंट है, जैसे आपने जो पॉइंट स्टार्ट किया था कि बायो के साइड सिर्फ इंक्लाइनेशन होने की वजह से ही एक स्टूडेंट को नीट ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायो ऑलमोस्ट 50% का पार्ट है नीट के अंदर, बट एट द सेम टाइम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बनते हैं एक स्टूडेंट को अपने स्कोर को अचीव करने में। तो मैथ्स, बेसिक मैथ्स एक बच्चे का बहुत क्लियर होना चाहिए, और अलोंग विद बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी उसका कंफर्टेबल लेवल ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एक स्टूडेंट प्रॉपर 11 के साथ तीनों सब्जेक्ट के साथ में हम कहेंगे ना कि जस्टिस कर पाता है। अदरवाइज उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जब भी कोई मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, बिकॉज बायो तो हो जाता है सॉर्ट, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर वो स्ट्रगल 12th तक चलता रहता है। डेफिनेटली, और वही बच्चे, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि बायो जो है वो स्कोर सेट तो करता है, बट स्कोर इम्प्रूव करने का काम केमिस्ट्री और फिजिक्स का होता है। तो सपोज एक बच्चा सिर्फ 50% में बहुत अच्छा है, बट द रेदर डिफरेंट जो दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री जो 50% पार्ट बना रहा है, उस चीज के अंदर अगर बच्चा प्रॉपर मेहनत नहीं करेगा, उसकी प्रिपरेशन नहीं होगी और उसके बेसिक्स वीक होंगे, तो फिर बायो का रिजल्ट ऑब्टेन करने के बावजूद भी उसको एक वो प्रॉपर मेरिट नहीं मिल पाएगी टू गेट इन नीट के थ्रू कोई भी मेडिकल कॉलेजेस में। या एंड सर फॉर जेईई इफ यू कुड सिंप्लीफाई इट। जेई में स्टूडेंट को तभी आना चाहिए जब लाइक ही इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड एंड उसको मैथ्स में बेसिकली इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अप टू 9-10 ही कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 11th-12th में काफी यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री। तो सपोज उस बच्चे को इंटरेस्ट है उसमें, तो डेफिनेटली ही कैन गो टुवर्ड्स जेई, एंड जब वो जेई में एंटर करता है तो ही शुड बी हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट। लाइक 10th तक उसने जो पढ़ाई की है उस माइंडसेट से आप 11th में पढ़ाई नहीं कर सकते, एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली अबाउट मैथमेटिक्स। ही शुड बी रेडी टू गिव अ 3 times or 4 times एफर्ट एज कंपेयर टू क्लास 10। तो ज्यादा सेल्फ स्टडी एंड टीचर्स की गाइडेंस से डेफिनेटली वो जेई में अच्छा कर सकता है। डन। और अभी जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया अबाउट द एडवांस लेवल ऑप्शंस दैट दे आर प्रोवाइडेड, तो डू यू थिंक दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स? मतलब जो जेई और नीट के लिए एस्पायर कर रहे तो उनको एडवांस साइंस और मैथ्स लेना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली, वो बिल्कुल हेल्प करेगा। जैसे 10th में भी सीबीएसई ने सेग्रीगेशन किया है कि बच्चों को आगे मैथ्स परस्यू नहीं करना है, दे कैन गिव मैथ्स बेसिक एग्जाम इन 10th एंड मैथ्स का एडवांस एग्जाम वो दे सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड पेपर वो दे सकते हैं अगर उनको आगे मैथ्स में कंटिन्यू करना है। तो वो डेफिनेटली बच्चों को हेल्प कर रहा है, एटलीस्ट जिसको मैथ्स में नहीं आगे परस्यू करना उसके लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाती है, तो वी कैन गो टुवर्ड्स बेसिक। एंड जिनको मैथ्स लेना है तो उनको एक्चुअली पता चलता है कि मैथ्स का जो एडवांस स्टैंडर्ड पेपर है उससे उनको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि 11th-12th में कैसा रहेगा। अग्रीड। एंड सर अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जेईई की, तो कैन यू सिंप्लीफाई फॉर आवर ऑडियंस अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस, सिंस इट्स अ 2-tier प्रोसेस, आई मीन 2-tier एग्जामिनेशन लेवल लाइक एडवांस एंड मेंस। सो जेईई का जो एग्जाम रहता है वो जनवरी और अप्रैल में रहता है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो 3 आवर का है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन इंटीजर पर सब्जेक्ट है। +4 -1 मार्किंग रहती है, और अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया तो 9 मार्किंग। जो भी बच्चे का स्कोर जिस भी परसेंटाइल में आता है तो एक कट ऑफ निकलता है। उस कट ऑफ के हिसाब से एडवांस में एलिजिबिलिटी है। लेकिन बस इसमें एक थोड़ा सा इश्यू है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कट ऑफ का मतलब एडमिशन लेना नहीं है। कट ऑफ का मतलब आप एडवांस के लिए एलिजिबल है। हाँ, ओके। वहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है। राइट। सिमिलरली एडवांस का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। एक ही दिन में 2 पेपर है, 3 आवर्स के बीच, 17 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट जो टेंटेटिव है वो चल रहा है। ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कभी कॉम्प्रिहेंशन आता है, कभी इंटीजर आता है, कभी मैट्रिक्स टाइप आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं। पर जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें जो दोनों पेपर मिला के जो स्कोर आता है वो 360 मार्क्स से आता है। उसके बाद वहाँ पे कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ के बेसिस पे आप एडवांस के जो कॉलेजेस हैं, आईआईटीज जो है और IIITs कुछ है और आईसर है, इनके लिए आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रह सकते हैं। डन। और अगर इंजीनियरिंग करना है तो इज JEE द ओनली वे टू ऑप्ट फॉर इट? नहीं, और भी एग्जाम्स है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, जैसे गुड सेट है, कर्नाटका में कोमेट के है, महाराष्ट्र में MSCET है,
इनके भी अपने एग्जाम होते हैं, वेस्ट बंगाल में WBJE उनके भी एग्जाम्स हैं, वहाँ पर आप क्लियर करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। We will now move on to the subject-wise preparation strategy. So first, chemistry. It has 3 segments: organic, inorganic, and physical. तो इन तीनों को बैलेंस करते हुए क्या अप्रोच होना चाहिए? मेनली जो आजकल पैटर्न चल रहा है काफ़ी कुछ इवन ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में पहले से होता था, ऑर्गेनिक में भी अभी ऐसा होने लग गया है कि NCERT बेस्ड बहुत कुछ आने लग गया है। जो बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स में नहीं है पॉइंट्स, वो NCERT में है। तो आजकल जो हमारे यहाँ पैटर्न चलता है, बेसिकली वी कवर बोर्ड्स विद JEE एंड नीट, बिकॉज विदाउट बोर्ड्स JEE नीट में सेलेक्ट नहीं हो सकते। और इवन जैसा सर ने बताया, IITs NITs जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, उनके लिए आपको 75% सिक्योर करना होता है बोर्ड्स में, CBSE हो या हाँ। और जहाँ परसेंटाइल निकलता है, जैसे गुजरात बोर्ड में परसेंटाइल निकलता है, तो टॉप 20 परसेंटाइल में आना होता है। तो एक जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आप NCERT फोकस्ड रहिए थोड़ा, और फिजिकल के लिए ज़रूर एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स वगैरह की ज़रूरत होती है। प्लस JEE नीट में हम लोग PYQs पे फोकस करवाते हैं पूरा, और शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं, लर्निंग ट्रिक्स देते हैं हम लोग यहाँ पे फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, और कैलकुलेशन ट्रिक्स देते हैं, जैसे लॉगरिथम को कैलकुलेट करना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जहाँ भी थोड़ा बहुत यूज आता है तो उसको स्पीड में करना। JEE नीट में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही है कि आपको काम तो करना है, भले आपको आता है, बट आपको स्पीड में करना पड़ेगा, एंड साथ आप में रुक नहीं एक्यूरेसी सकते। भी होनी बिल्कुल। चाहिए। तो और उसमें क्या है, वही एक चीज दिक्कत होती है कि बच्चा प्रेशर ही मैनेज नहीं कर पाता है। बहुत अच्छे बच्चे 10th में अच्छा स्कोर करके भी 12th में भी स्कोर कर लेते हैं, बट JEE नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन यही है, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या मेहनत नहीं करते हैं, बट वो जो एग्जाम प्रेशर है, एक डिफरेंट सेंटर पे इतने सारे बच्चों के बीच में बैठना, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट अभी हम लोग, एक बहुत बड़ा हमारा पॉइंट रहता है कि एकेडमिक्स के साथ स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपका सब पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाता है अगर आप पेपर में 1+2 को 5 लिख के आ जाएंगे, और वो कोई सिखाता नहीं है, वो आपको आता है, बट आप स्ट्रेस में है। आप फिजिक्स कर रहे हैं तो आपके दिमाग में केमिस्ट्री चल रहा है कि केमिस्ट्री में मेरा ये नहीं आता, वो नहीं आता है। तो वो थोड़ा मैनेज करना, टाइम के अंदर कैलकुलेट करना, और जो सबसे मेन चीज है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो जनरल में बता रहा हूँ कि एक जो टीचर हमारे यहाँ पे फोकस करते हैं कि आप डेली क्लास रिविजन करो, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो जो एक 10th तक हैबिट होती है कि एग्जाम से एक रात पहले बैठ के पूरा पढ़ेंगे, वो 11th 12th में नहीं चलती है। आप भले पढ़ो, पहले एक दिन पहले आप पढ़ो, बट विद क्लास रिविजन आप करो। और 11th 12th में बहुत जरूरी है कि सब चीजें कनेक्टेड है। तो एक वो 10th के स्टूडेंट का माइंडसेट रहता है कि मैं अभी तो 11th में आया हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, बट वो रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है। जो फर्स्ट 6 months होते हैं 11th के, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अगर वो बच्चा अच्छे से निकाल लेता है तो उसके बाद चीजें ईजी हो जाती है, ऐसा है। I think that there is a very good point that you pointed out कि mentorship programs जो हैं they should be promoted, because stress, anxiety ये सब JEE और NEET जैसे competitive exams के साथ it's like given only कि ये तो होने ही वाला है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि JEE और NEET ही 2 ऑप्शन है बच्चों के पास। इवन आप NEET में जैसे थोड़ा आपका एवरेज स्कोर भी आता है तो यू कैन गो विद डेंटल, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, दे आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस। बट बच्चे को वो समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस आज नहीं तो कल लाइफ में आने ही वाला है। तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी रखते हैं हम लोग, बट साथ में मेंटरशिप हमारा, मतलब एकेडमिक्स के बराबर हमारा टाइम मेंटरशिप में जाता है। जितना हम पढ़ाते हैं उतना हम मेंटरिंग भी देते हैं बच्चों को, ऐसा है। That is nice, and I think अभी से उनकी वो ट्रेनिंग शुरू हो रही है, because आगे जाके there will be challenges that they will have to face. So moving on to physics. Sir, physics के लिए like this is a subject जो बहुत लोगों के लिए difficult होता है to cope up with it, and कई बार 11th का फिजिक्स 12th से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। So डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे उसको सहने की आदत हो जाती है। yeah. अगर वो 11th अच्छे से करता है तो 12th उसका इसलिए इजी जाता है क्योंकि उसका 11th बढ़िया है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेता है। अब जो पढ़ने की बात है, 11th का जो स्टार्टिंग का फेज है वो ज्यादा ही है एक्चुअली, और उसको कोप अप करने में उसको थोड़ा टाइम चाहिए। जितना वो टाइम डिवोट करेगा राइटिंग स्किल में, अंडरस्टैंड करेगा, थॉट प्रोसेस लेके आए, उसको हैंडल करना उसके लिए मॉडरेट हो जाएगा। इजी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट हो जाएगा। राइट। उसको धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी। हाँ, अगर वो एक एक दिन का गैप लेके पढ़े तब प्रॉब्लम चालू होगी, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड है। आपने एक क्लास छोड़ी, आप मान के चलिए कि आपने 3 क्लास का बैकलॉग, क्योंकि अगली क्लास आपको समझ में नहीं है। हाँ। तो डेली रिवीजन जैसे सर ने बोला कि वो कंपल्सरी है, और वो भी लिख के, बिना देख के, मतलब आपको बार बार उस पर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें अंडरस्टैंड।
राइट। एंड आई थिंक फिजिक्स में दो पर्सपेक्टिव होता है। अब जो 12th में है उनको बोर्ड्स भी देनी है, और जो हमारा पैटर्न होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इट्स MCQ बेस्ड। सो वहाँ पे हम डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं? वो उसी चीज के लिए मैंने बोला, आप बार बार जितना लिखेंगे आपके दोनों काम हो रहे हैं, आपको याद भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, और आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो रहे हैं। बार बार करेंगे तो ऐसा है। और अभी तो ट्रेंड थोड़ा बदला है कि बोर्ड के पेपर में भी न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट, MCQ भी आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं। Right. Moving on to mathematics, it is often called as a rank deciding subject. Yeah. So first of all, I want to know, is that true? Yeah, it is a bit true because like अगर आपका सपोज सेम परसेंटाइल है, वो स्टूडेंट्स का सेम परसेंटाइल है, एंड देन ये देखा जाता है कि मैथ्स में किसका परसेंटाइल ज्यादा है, उसके बेसिस पे उसको एडमिशन मिलेगा। सपोज आपका सेम परसेंटाइल है स्टूडेंट्स का, मैथ्स में जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन। So how to master this subject, because मैथ्स की वजह से ही PCM ऑप्ट किया एक्चुअली था। जैसे रिसेंटली जो ट्रेंड देखा गया है, लाइक आफ्टर कोविड, जो मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल है वो काफी बढ़ गया। तो सपोज किसी स्टूडेंट को 100 में से 90 आ रहा है फिजिक्स में, एंड इफ ही इज एबल टू स्कोर 65 और 70 इन मैथमेटिक्स, उनका परसेंटाइल सेम है। सो यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, आपका परसेंटाइल मैटर करता है। राइट। तो एक हमारा जो 10th तक माइंडसेट होता है कि हमने जो क्वेश्चन सामने आया वो अटेम्प्ट किया, फिर ही हम अगले क्वेश्चन पे गए, वो माइंडसेट यहाँ पे आपको बिल्कुल चेंज करना पड़ता है। ओके। लाइक आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन देख के कि अगर वो डिफिकल्ट है या वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एक प्रॉब्लम में आपको 15-20 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो अगर ऐसे गलत क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करने चले गए तो वो आपका सारा टाइम ले जाएगा। 15-15 मिनट वाले आपने 4 क्वेश्चन किया, आपका 1 घंटा उसी में चला गया। उसके बजाय आप हो सकता है कि दूसरे 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपको सेम मिलने वाला। तो बेटर है, ये चॉइस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये क्वेश्चन सिलेक्शन आपको तभी आएगा जब आप घर से सारी प्रैक्टिस करके जा रहे हो। अदरवाइज क्वेश्चन देख के आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैथ्स में सबको पता है कि प्रैक्टिस ही मेन गेम है, तो वो जरूरी है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं एंड उस टाइम पे आपको नहीं सोचना है कि इस क्वेश्चन में मेरे को 15-20 मिनट लग रहा है, मैं इसको नहीं करूँ, उस टाइम पे आपको सब कुछ करना है। बट एग्जाम के टाइम पे क्योंकि आप वो चीजें करके गए, वो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको हम एंड के लिए छोड़ेंगे। अगर टाइम मिला तो अटेम्प्ट करेंगे, जो इजी और कम लेंथी हैं क्वेश्चंस उनको हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। राइट। सो दैट वाज अबाउट जेई। अब हम नीट के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू सिंप्लीफाई द 720 मार्क फॉर्मेट? जो नीट का पेपर है वो देयर इज ओनली वन एग्जाम to get admission in any medical courses including MBBS, BDS, Unani and Ayurvedic और homeopathy। जो टेस्ट होता है उसके अंदर there are 180 questions। 180 questions में से 90 questions बायो के होते हैं and 45 questions for each physics and chemistry। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 50% जो पार्ट है आपके स्कोर का वो बायो के साइड से आएगा। बट एज वी नो कि जो पेपर है वो 3 आवर्स का पेपर होता है, उसमें से हम लोग बच्चों को इसी हिसाब से ट्रेन करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस देकर, कि आपका बायो पार्ट जो है वो अप्रॉक्स 50 मिनट्स तक के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक मैनुअल एग्जाम है, इसलिए बच्चों को OMR फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। स्पीड एंड एक्यूरेसी किसी भी स्टूडेंट के पास तभी आएगी जब उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अल्टीमेट लेवल पे हो, बच्चों ने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हों, जिससे उन्हें ये पता हो कि क्वेश्चन पढ़ते ही उन्हें आइडिया आ जाए कि नीचे ऑप्शंस में कौन सा आंसर होने वाला है। सेकंड, अब जो ट्रेंड बदला है नीट का लास्ट 2-3 ईयर्स से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं, मैच द फॉलोइंग ज्यादा हो गए हैं, जिसमें बच्चों को प्रोसेस के क्वेश्चंस हो गए जिसमें उनको अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, तो उनको ये भी मैनेज करते हुए जाना है कि जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें जो उनका टाइम सेव हो रहा है, उस क्वेश्चन से बचे हुए टाइम को उन्हें इन क्वेश्चंस में यूज करना है, ताकि हम 50 मिनट्स के अंदर 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सके। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमने कहा कि मल्टीपल हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस देते हैं, जिससे बच्चों का जो टॉपिक का कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाए। नो डाउट एनसीईआरटी 90%
एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट देयर आर स्टिल 10% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलते। तो एनसीईआरटी में बहुत सारे हिडन पॉइंट्स होते हैं, वी से वो ऐसे क्रिप्टो पॉइंट्स हैं जिसको एनसीईआरटी ने बताया नहीं है लेकिन एक पॉइंट देकर छोड़ दिया है। अब आप उस पॉइंट के 360 डिग्री एंगल पे जो भी कंसेप्ट आती है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चंस को करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच का जो एक माइनर डिफरेंस है ना वो आप उठा पाएंगे। तो अल्टीमेटली जैसे हम लोग बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस देते हैं या मैक्सिमम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसका बेसिक पर्पस यही है कि बच्चा ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देख सके। तो 720 मार्क्स के पेपर में जैसे हमने कहा 180 में से 90 क्वेश्चंस बायो हैं, 45 केमिस्ट्री है, 45 फिजिक्स हैं। तो इस तरह से बच्चे को टेस्ट देकर वो टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, एक्यूरेसी के साथ में जल्दी स्पीड रखते हुए कम गलती किए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एवरी ईयर हम देखते हैं कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं नीट एस्पिरेंट्स के नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बट द सीट्स आर स्टिल लिमिटेड। तो जो एक प्रेशर होता है बच्चे के अंदर वो सिर्फ मार्क्स नहीं होता है, कई बार 520 पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है अगर रैंक बहुत नीचे गई है, और अगर रैंक हाई गई है तो कई बार 650 प्लस को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाती है। तो पॉइंट ये है कि रैंक मैटर करती है, मेहनत मैटर करती है, और जो हम लोग मेंटरशिप देते हैं दैट इज द वेरी क्रूशियल, क्योंकि उसमें बच्चों को हम पूरी तरह से सिखाते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, गलतियों को अवॉइड करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये भी एग्जाम के टाइम में बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो दैट्स ऑल we generally do in our class. And there is a conversation going on because of the scam that happened this year. So do you think next year अगर CBT format आया तो that will be helpful for the NEET aspirants? डेफिनेटली, मतलब हर कोई यही कह रहा है क्योंकि जेई में इस तरह के इंस्टेंसेस कभी बने नहीं हैं, बट नीट में ये एक फ्रीक्वेंट हैबिट की तरह दिखाई दे रहा है। तो वी ऑलवेज थिंक कि अगर ये ऐसा ऑप्शन आता है तो उन बच्चों के साथ स्पेशली जस्टिस होगा जो बच्चे बहुत मेहनत से पेपर देने गए थे एंड दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड, बट अब उनको वापस उसी प्रेशर को वापस फेस करना है। कई बच्चे उस मूड में हैं भी कि वो वापस पेपर अटेम्प्ट करें, कुछ बच्चे गिव अप भी कर चुके हैं, तो उन बच्चों के साथ लॉस है। तो वी ऑलवेज थिंक कि हो सकता है ये ऑप्शन से आगे इस तरह के जो मिसचीव्स हैं वो मिनिमाइज होंगे। Agreed. Now moving on to chemistry, तो जब मैंने भी साइंस लिया था तो फॉर मी ऑर्गेनिक वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो जब नीट एस्पिरेंट्स होते हैं तो एज वी टॉक्ड अबाउट दैट थॉट प्रोसेस, तो उनका फोकस बायो पे ही ज़्यादा होता है, बट टेल अस कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें आगे जाके भी वो कितना काम आएगा, बिकॉज दैट विल आई थिंक हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप सम इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। एंड सेकेंडली हम जो मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो उनका अगर हमने अपीयर तो कर दिया बट उनका एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है? मेडिकल में ऐसा है कि केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ बायो का पार्ट आता है। फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आता था बट डिलीटेड है अभी के लिए, तो वो पार्ट काम आता है बच्चों को आगे। और केमिस्ट्री में मास्टर करने का एक ही रास्ता है, आप अपना 11th अच्छा रखो। 12th में कुछ भी नहीं है, अगर आप 11th अपना अच्छा रखते हो तो 12th इज टू ईजी। बट अगेन जो एक मेंटलिटी बच्चे का होता है, बायो की तरफ जो इंक्लिनेशन होता है, उसको उतना का उतना फिजिक्स केमिस्ट्री में लाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी बायो है। एट द एंड ऑफ द डे उसके दिमाग में ये है कि मुझे आगे 10 साल बायो ही पढ़ना है। दैट इज ट्रू कि मेडिकल में जाके मेन जो 95% से ज्यादा तो बायोलॉजिकल ही है, आई थिंक फिजिक्स 0% है, और केमिस्ट्री 4 to 5%, वो भी आई थिंक फर्स्ट 2 ईयर्स में। उसके बाद ज्यादा कुछ ऐसा केमिस्ट्री वाला पार्ट भी रहता नहीं है। अगर मेडिसिन की तरफ आप जाते हैं तो भी अभी 11th-12th में तो वो पार्ट ही डिलीटेड है, तो मेडिसिन में भी ड्रग्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स और वो सब है, तो एक बेसिक ऑर्गेनिक वाला पार्ट जरूर यूज आता है। अब अगर आपको पीएचडी करना है केमिस्ट्री में बीएससी एमएससी वाले वे के थ्रू, तो फिर अलग बात है, तो आपको केमिस्ट्री को ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जो बेस बनता है केमिस्ट्री का वो 11th में बनता है। तो अगर बच्चा एक 11th में सीरियस है ना, तो उसको कभी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ केमिस्ट्री की बात ही नहीं है, फिजिक्स में भी ऐसा ही है। 11th में अगर बच्चा रेडी है, 11th अगर उसने अच्छा किया है, तो मोस्टली चांसेस है कि 12th अच्छा ही जाएगा उसका, अगर वो उतना ही मेहनत कंटिन्यू करता है तो। और एनसीईआरटी का जैसे बायो में तो इम्पोर्टेंस है ही, बट अब तो केमिस्ट्री में भी असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में काफी कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है,
हम लोग भी एनसीईआरटी इसीलिए चलाते हैं साथ में। एनसीईआरटी के बिना हम मूव कर ही नहीं सकते आगे। मतलब एनसीईआरटी में हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करवाते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, बट एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपको एनसीईआरटी जैसे जिस माइंडसेट से आप बायो में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसी माइंडसेट से आपको कंपलसरी केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, इवन फॉर जेई स्टूडेंट्स ऑल्सो। पहले जेई में नहीं आता था इतना एनसीईआरटी ओरिएंटेड, बट आजकल मैं जो बोल रहा हूँ ना कि बच्चे जो पार्ट नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं घूम के एनसीईआरटी के अंदर होता है, ऐसा है। तो एनसीईआरटी जरूरी है। सो आई थिंक तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी जरूरी है फिर। सो फिजिक्स थोड़ा सा है, ओके। उसमें डिफिकल्टी ज़्यादा है, खासकर नीट वाले बच्चों के लिए। उनको मैथ्स वाले पार्ट से उन्होंने पहले ही बायो इसलिए लिया है ताकि मैथ्स से दूर रहें, और फिजिक्स स्टार्टिंग ही वहां से करते हैं जहां से बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, और ऐसे टर्म्स बताए जाते हैं कि बच्चा पहले दिन से घबराता है। ट्रिगो हो गया, पैराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, लिमिट्स के रिलेटेड एक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जैसे ही वो चीज चालू होती है बच्चे का थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। हाँ, उस टाइम पे बच्चे को बस इतना भरोसा रखना है कि ये चीजें अभी के लिए याद रखनी है, उस पर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जैसे जैसे टीचर बोलता जाए स्टार्टिंग में, वैसे वैसे स्टार्टिंग में करते जाना है। आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि टीचर ऐसा क्यों कह रहा है। आप ऑन द स्पॉट अगर इसी चीज पे रुक गए कि नहीं मुझे तो और ज्यादा डेप्थ में जाना है, या फिर छोड़ दिया, तो चीजें प्रॉब्लम में फंसती है। आपको उस मोमेंट के लिए टीचर की बात मानते चली जानी है। आपके सारे आंसर्स आएंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद, तो आपको उस टाइम पे भरोसा रखना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों को साथ में लेके हुए हमें चलना होगा, राइट? हाँ, इसको दोनों को लेना ही पड़ेगा, और साथ में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करने पड़ेंगे, और एक बार में सही। मेडिकल वालों के लिए तो कंपलसरी है कि दोबारा मौका मिलेगा ही नहीं। एक बार आपने इंजेक्शन लगा दिया, चेक नहीं कर सकते कि गलत लगाया है कि सही लगाया है, तो आपको ऑन द स्पॉट ही जजमेंट सही लेना है। तो उसके लिए आपकी घर पे जो प्रैक्टिस हो, जितना ज्यादा हो सके कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हो, और उसके लिए आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करें तो और बेटर है। वेल दैट वाज अबाउट नीट। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो हम जब 12th में होते हैं तो बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन साथ में लेकर चलना होता है, तो दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज एक तो ये मिथ है कि हमारा बोर्ड्स का सिलेबस अलग है और इसके लिए हमें कुछ अलग करना है, बट अल्टीमेटली सिलेबस तो सेम ही है, बट आई थिंक पैटर्न इज वेरी डिफरेंट। सो हाउ टू कोप अप विद दैट? मोस्टली क्या होता है कि 11th में बच्चा ये सोच के फ्री रहता है कि मेरे को बोर्ड्स पढ़ना नहीं है, क्योंकि 11th में तो बोर्ड्स की एग्जाम होनी नहीं है, बट 12th में तो होनी है। बट सडनली जब 12th में उस पर एक साथ प्रेशर आता है कि उसको बोर्ड्स के एग्जाम में भी अपीयर करना है, जेईई के भी उसको 2 अटेम्प्ट्स देना है, तब वो इतनी सारी चीजें एक साथ फिगर आउट नहीं कर पाता। लाइक 11th से ही अगर वो सिंपल एक माइंडसेट रखे कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज बोर्ड्स एंड एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी कवर करनी ही है, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। एनसीईआरटी के बाद में आप जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स एनसीईआरटी के क्लियर नहीं है तो वैसे भी आप जेईई के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत बड़ा मिथ है कि जेईई मैं क्रैक कर लूंगा बट बोर्ड्स मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका बोर्ड्स हो पाएगा तभी आप जेईई कर पाएंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर आप फर्स्ट स्टेप बोर्ड्स का ही अच्छे से नहीं करते तो जेईई आप ऐसे भी नहीं कर सकते। तो सिंपल अप्रोच यूज करना है। 11th से ही हमको बोर्ड्स एंड जेईई के बीच में बैलेंस बना के चलना है। सडनली आप सोचोगे 12th में आके कि नहीं 11th में हमने बोर्ड्स नहीं किया अब हम कर लेंगे, तो बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि मेथड का डिफरेंस होता है। बोर्ड्स में आपको प्रॉपर स्टेप्स भी लिखने होते हैं, जेईई में स्टेप्स मैटर ही नहीं करते। तो एक वो सोल्यूशन सेम क्वेश्चन का आप बोर्ड्स में अलग तरीके से लिखते हो, जेईई में आप उसी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करते हो। 11th से ही आपको वो हैबिट डाल के रखनी होती है। और 12th में तो साथ में 11th का सिलेबस भी रिवाइज करना है, बोर्ड्स भी करना है। तो 11th का सिलेबस पूरा साल हमें रिवाइज करते हुए चलना है कि जब एंडिंग के जो मंथ्स है तब हमें उसको इंक्लूड करना है? एंडिंग में ही मोस्टली हो पाता है। जैसे 11th में आपने साथ में तो अच्छे से प्रिपेयर किया ही है, अगेन आप ये नहीं सोच सकते कि हमारा 11th बिगड़ जाए तो हम 12th में 11th भी कवर कर लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं। सिंपल अप्रोच है, आपको डेली पढ़ते जाना है। मतलब 10th में ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ाई की, लास्ट के 1.5 महीना भी आपने पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपने अगर 1 हफ्ता भी चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो आपका वो बैकलॉग इकट्ठा होता रहेगा। आपको डेली सेम टाइम डिवोट करना है पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि आज आप 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं एंड एग्जाम से पहले आप 8-10 घंटे पढ़ लेंगे। ऑलराइट। एंड मैम आई वांट टू आस्क यू दिस, क्योंकि नीट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं तो अगर एक बार में नहीं हुआ तो दे टेंड टू गो इन ऑप्टिंग फॉर अ ड्रॉपर बैच, ड्रॉप ले लेना, गैप ईयर ले लेना, तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है?
काफी स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं क्योंकि वो जैसे 11th 12th अगर स्कूल मीडियम के थ्रू करते हैं तो समटाइम्स बोर्ड्स के साथ पढ़ते हुए या स्कूल्स के साथ पढ़ते हुए वो लोग नीट को ज्यादा टाइम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पहले बोर्ड्स पे मेन फोकस देना चाहते हैं और फिर 1 साल का ड्रॉप लेकर फिर नीट के लिए प्रॉपर फुल फ्लेश तैयारी करते हैं। तो कुछ बच्चे हम सजेस्ट करते हैं कि ड्रॉप उसी को लेना चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि बिना स्कूल के सेल्फ स्टडी करने में उसको जो टाइम मैनेजमेंट है उसका वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि एकदम फ्री है, हम 3-4 घंटे पढ़ते हैं उसके बाद में हम पूरा दिन फ्री है, वी कैन डू एनीथिंग, तो वो नहीं होता। ड्रॉप पूरे सिलेबस को 2 साल के सिलेबस को आपको 9 to 10 मंथ के अंदर कंप्लीट करना, प्लस साथ में आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर डे। तो तीनों सब्जेक्ट्स को साथ चलाते हुए ड्रॉप उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिनको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट भी स्कोर करते हैं। तो ड्रॉप लेना इज गुड थिंग, बट आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू आर ओनली वांट टू गो फॉर द नीट, क्योंकि 1 साल लगाने के बाद सपोज अगर आपका नीट में एडमिशन नहीं होता है तो फिर आपको दूसरी ब्रांचेस की तरफ देखना पड़ता है। तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका वो 1 साल खराब हो गया। इसलिए ये डिसीजन लेने से पहले उसके जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो बच्चे के दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए कि इफ अगर नहीं हुआ नीट में तो मेरे पास में प्लान बी में क्या रेडी है, उसके बारे में उसको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Agreed. And I think, sir, this is a 2-year marathon. You need to show up every single day while you are preparing for these exams. तो burnouts भी होते हैं, stress भी होता है, anxiety भी होती है, और कई बार unfortunately some students also take extreme steps like suicide. So what would you want to tell the viewers? इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया कि एकेडमिक से ज्यादा जरूरी आज की डेट में मेंटरशिप है, काउंसलिंग है। हम लोग का जो पैटर्न है मैं वही बता पाऊंगा आपको कि हम लोग बच्चे को इतना प्रेशर देने का प्रेफर करते ही नहीं है। जैसे बच्चा अगर नहीं कोप अप कर पाता है जेईई के लिए तो मिडवे ही उसको मतलब टाइम टू टाइम हम पेरेंट के थ्रू और बच्चे के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं बच्चे तक कि अभी नहीं हो रहा है, तो आपको 1 by 1 स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब आपको पहले आपको एक टेस्ट ऐसा पकड़ना पड़ेगा जिसमें आप इम्प्रूव कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, आप स्टार्ट वहां से करो। मतलब आप पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो, फिर हमारे यहाँ एक माइनर टेस्ट होता है, मतलब छोटे सिलेबस का 2-3 टॉपिक्स का पर सब्जेक्ट, उस पर फोकस करो। अगर आप पहले वो कर पाते हो तो आपका एक कहीं पे, क्योंकि होप ही एक रास्ता है जिससे बच्चा ये सब एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेगा। बच्चे को अगर फील हो जाए ना कि मैं कुछ, तो ऑब्वियसली जेईई नीट अकेला ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शंस है, बहुत करियर ऑप्शंस है आज की डेट में। वो टाइम गया कि आप सिर्फ जेईई और नीट ही करो। इवन साइंस लेके भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो विदाउट जेईई भी आपको एडमिशन देते हैं अपने एग्जाम्स लेके। जैसे बिट्स अपना एग्जाम लेता है, बीआईटी अपना एग्जाम लेता है, और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने लोकल एग्जाम्स लेके आपको देती है और आगे डिसेंट है। मतलब ऐसा, और फाइट तो आपको करना ही है। आप चाहे आईआईटी में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी में चले गए तो सीधा गूगल आपको 3 करोड़ के पैकेज में लेके जाएगा, वैसा भी नहीं है। वहां अलग फाइट है, क्योंकि वहां काउंसलिंग वाला पार्ट बहुत, मतलब किस लेवल पे होता है हम नहीं बोल सकते। तो हमारी वो इच्छा होती है 2 साल में बच्चा एकेडमिक्स में जितना अपने लेवल पे जो कर पाए वो कर पाए, हम उसमें पूरी हेल्प उसको करते हैं। बट ये जो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं ये लेना मेरी तरफ से बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोगों को भी अपने 11th-12th के टाइम पे वो प्रेशर याद है इंजीनियरिंग से पहले का। तो हम लोगों के दिमाग में भी ये थॉट्स आते थे। मैं कोटा में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि जो पूरा ओरिजिन है इन सब चीजों का वो कोटा ही है। तो वहां तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत डिप्रेशन है वहां। तो ये दिमाग में हमारी भी चीजें आती थी, और वो चीज हमको किसी टीचर ने कभी काउंसिल नहीं किया। वो चीज हम नहीं चाहते कि ऐसा हमारे बच्चों के साथ हो। तो हमारा फोकस बहुत ज्यादा उस पर रहता है। कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आएगा, हमारा बहुत पॉजिटिव उसके लिए इंटेंट रहता है कि आप छोड़ दो अभी के लिए, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आप एक टॉपिक से स्टार्ट करो, एक टेस्ट से स्टार्ट करो। तो हमने देखा है बहुत बच्चे 11th में बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे यहाँ के भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। बट धीरे धीरे 12th में जाके जब वो सीरियसनेस आता है, पैटर्न ही है मैम, क्योंकि कुछ ऐसा कोई जादू नहीं है उसके अंदर।
आप प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट मिल जाएगा। Yeah. तो धीरे धीरे बच्चा उसकी तरफ रहता है। तो हमारे यहाँ हम ट्राई करते हैं कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखें, ताकि बच्चा भले एग्जाम क्रैक करे या ना करे, बट ये उल्टे सीधे थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आने चाहिए। So I think teachers and parents, as well as the society, Yes, all of us need to come together and take this forward, because ultimately peer pressure भी होता है, societal expectations भी होती है. So these all factors are what that add up to it. Otherwise student का starting में तो ये mindset नहीं होता. It's through the journey that they get to this. So we will now begin with the rapid fire round. Would like to start it with you. So a quick tip to stay consistent throughout the preparation. रिवीजन ऑन डेली बेसिस। Okay. आप डेली बेसिस पे रिवीजन रखिए, आप कंसिस्टेंट रहेंगे। Solving only PYQs will help crack these exams. Myth or truth? Yeah, only PYQs is a myth. Okay. Piece of advice for the parents. पेरेंट्स के लिए यही एडवाइस रहेगा मेरा कि टाइमली कम्युनिकेशन रखा जाए एकेडमी के साथ, टीचर्स के साथ, और फ़ोन से बच्चे को दूर रखे 2 साल के लिए। मतलब डोंट प्रोवाइड फ़ोन फॉर स्टडीज़, यू कैन यूज़ फॉर ब्रेक्स बट डोंट प्रोवाइड फ़ोन फॉर स्टडीज़, बिकॉज एक बार बच्चा अगर फ़ोन में गया वो वहाँ से वापस नहीं आता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है पोस्ट कोविड। True. Golden rule to cover backlogs. Continuous daily class revision and maximum question practice to cover backlog, and especially Saturday and Sundays. Generally इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 5-day वीक ही चलते हैं, तो स्टूडेंट्स को सैटरडे और संडे ऐसे 2 गोल्डन डेज मिलते हैं जिसमें वो मंडे टू फ्राइडे का बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। अदर देन देयर आर सो मेनी हॉलीडेज भी आती हैं हमारे कैलेंडर के अंदर, तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें अगर वो उसको जुडिशियसली यूज करे टाइम को, तो जितना भी बैकलॉग होगा बच्चे उसको इजीली कवर कर सकते हैं। Perfect. So now this question is open to you all. One word or one line that describes Think Gurus. स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। Okay. Honest communication with parent and student. I would like to stay with my original point, counseling and proper guidance to the students as well as communication to the parent. एंड द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ थिंक गुरुज इज मेंटरशिप, क्योंकि हमने जैसा डिस्कस किया कि मेंटरशिप जो है वो काफी बच्चों को हेल्प करती है टू स्कोर मोर एंड द सम टाइम टू डील विद द प्रेशर जो वो पूरे 2 साल एक जेई नीट के प्रोग्राम में फेस करते हैं। Yeah. So that was about it. So as we come towards the end of the podcast, what message would you like to give to the viewers? I would like to suggest all the viewers that don't pressurize students. Let them choose the stream and let them work hard for it. If they can do it, then it is okay. And if they are not able to do it, then also it is fine, because there are too many career options. It is not like that you can only go with engineering or medical. There are too many other options too. Even many of the engineering colleges, as I previously told, are giving admission on their local exams. They are not focused on national level exams. So provide a stress-free environment to the students. We'll provide at the academy, but you also need to provide a message to the parent that students should be given a stress-free environment with a strictness. Strictness should be there. It is not like that कि आप बिल्कुल बच्चे को फ्री छोड़ दें। आपको फ्री नहीं छोड़ना है, बट आपको उसका फ्रेंड तो बनना ही है। Even we are trying the same thing. Because our teachers were never our friends. हम लोग को एक भी टीचर ऐसा याद नहीं आता है जिससे हम जाके बात कर पाए, बट वी आर ट्राइंग कि हमारे यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट रहे कि बच्चा हमारे पास एटलीस्ट अप्रोच कर पाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो विल फाइंड अ सोल्यूशन, विल टुगेदर फाइंड अ सोल्यूशन। Well, that was about it. It was a wonderful conversation. Thank you so much for joining us. थैंक यू।